ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ एक ही रिवीजन नहीं चलेगा, यहाँ पर फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे। एंड अल्टरनेटिव नेम प्रोज एपिग्राफ इज, बताइए एपिग्राफ के लिए अल्टरनेटिव नेम लीजिए फटाफट से बताएंगे। देखिए अफोरिज्म अगर आप कहेंगे, क्योंकि एपोथेटिज्म जो होता है ये, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये स्पेशली ये भी टाइप का अफोरिज्म ही होता है, बट ये स्पेशली विटी होता है एंड ये इसका टारगेट कोई आपको कह सकते हैं आपको मोरलिटी सिखाना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इसका टारगेट होता है कि आप हमेशा क्या बने, कुछ नैतिकता सीखें, कुछ अच्छी हैबिट्स को सीखें, कुछ अच्छी बातों को एनालाइज करके बताया जाए आप लोगों को, इसका टारगेट ये नहीं होता है, बल्कि एपिग्राम की तरह यूज किया जाता है, यानी कि कंसाइज और विटी स्टेटमेंट होता है स्पेशली। तो ये अफोरिज्म कल मैंने समझाया था आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये भी जो इसलिए करेक्ट है क्योंकि इन दोनों में मैंने आपको पढ़ाया था, कल पढ़ाया था, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, अफोरिज्म आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर करेंगे। ओके, लाइक मैंने ये कुछ भी एग्जांपल वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए, द लाइट्स ऑफ सेंट्स वर डिपिक्टेड इन, लाइट्स ऑफ सेंट्स जो है वो मल्टी प्ले में दिखती है, मेडिकल प्ले में, इंटरव्यूज में या बैलेट्स में, आंसर करिए फटाफट से, ठीक है। हां, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा, मेडिकल प्ले इज द करेक्ट आंसर। इसमें कई सारी सिचुएशन आपको दिख जाएगी, कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी ये कुछ बोलते हैं। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी तो वहां पर क्या होगा कि आपको अलग चीज दिख जाएगी, मैं इसको हटा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मेडिकल प्ले जो होगा आपका ये आंसर करेक्ट होगा। मोरलिटी मेडिकल वैसे तो बेस्ड बाइबल पे होते हैं, मेडिकल में स्पेशली क्या होता है, यहाँ पर जो सेंट्स की लाइफ होती है, जीवन होता है, उसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट बताएंगे। एनाग्नोसिस मींस, एक टर्म पढ़ाई थी मैंने और अपने जो लिटरेरी टर्म्स की एंडिंग की है, ठीक है। हमने जो 11 हिंदी क्लासेस ली हैं, पूरे 2 वीक्स हमने पढ़ा, तो एनाग्नोसिस से ही हमने एंड किया है। अभी फटाफट से बताइए कि इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग, तो ये किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बाय द प्रोटैगनिस्ट, जैसे कि मैकबेथ को ये पता चलता है कि जो मैकबेथ है वो क्या है, सी सेक्शन से हुआ है, इसलिए फिर वो उसके वो मार सकता है ना, उसको ये पता था कि उसको कोई भी एक मदर वूम से जो हुआ है तो वो नहीं मार सकता है ना, तो लेकिन वो उसका इंटरप्रिटेशन गलत निकलता है एंड बाद में वो मैकबेथ मारा जाता है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे फटाफट से। द सोल ऑफ प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, देखिए जिनको पता नहीं चल रहा हो सकता है कि ऐसा है कि मैं थोड़ा समझा देती तो ज्यादा बेटर रहता। आप अगर रेगुलर सेशन ले रहे हैं मेरे, जो ये आपकी सफलता सीरीज चल रही है, और इसमें आप अगर रेगुलर है, मतलब मैं तो खैर इतना रेगुलर नहीं हूं, बट फिर भी मैंने शायद 18 सेशंस जो है ये करा दिए हैं, ठीक है, 18 सेशंस आपके हो चुके हैं। तो अगर आपने ये 18 सेशंस लिए हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हमें आराम से चले, तो आप पहले इनको जाके देख लीजिए, फिर कोई इशू नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द सोल ऑफ प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज कॉल्ड प्लॉट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग माय लास्ट डचेस, ये सब मैंने समझाया है, उसको चेक कर लेना। माय लास्ट डचेस में आपको बताना है कि इसमें राइम स्कीम जो पैटर्न है वो क्या यूज किया गया है, तो ये भी मैंने आपको समझाया था, फटाफट से बता दीजिए। 5 का आंसर कर रहे हैं बी, ठीक है, एंजेम्ड राइमिंग कपलेट। हमने इसमें देखा था कि एंजेम्ड राइमिंग कपलेट जो है ये यूज किया गया था, ठीक है। और ये क्या है राइमिंग, एंजेम्ड मतलब कि एक लाइन से शिफ्ट हो जाना विदाउट यूजिंग ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह के, हम शिफ्ट हो जाते हैं, सेंटेंस को अधूरा छोड़ देते हैं, एक लाइन में दूसरी लाइन में कंप्लीट करते हैं। एंड राइमिंग कपलेट मींस होता है कि राइम करता हुआ कपलेट, दो लाइन आपस में राइम करेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, है ना। ये इसकी लाइन दी हुई बाद में मैंने समझा चुकी हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करेंगे। सम इमेजेस आर, देखिए इमेजिज्म जो था ये भी क्या था, एक मूवमेंट था। सम इमेजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जापानीज हेकू व्हिच हैज एग्जिस्टेड, तो जो इमेजेस थे वो हेकू से भी काफी प्रभावित थे। तो ये जो हेकू टर्म है इसमें आप बताएंगे कि एग्जैक्टली आप कैसे डिफाइन करेंगे। हाउ मेनी सिलेबल्स इन हेकू, 17 syllable is the correct answer. Very good, बहुत बढ़िया। चलो let's move to the next question. Next question is question number 7. Which of the following is not true about Spenserian stanza? If we are talking about Spenserian stanza, तो यहाँ पर आपको ये देखिए फोर ऑप्शन में कौन सा लग रहा है कि appropriate नहीं है। A form invented by Spenser. First 8 lines are iambic pentameter. First 8 lines are iambic octameter. Last line is iambic hexameter. Yes. Option number C is not correct in the reference of Spenserian stanza. Okay. मैच करते रहिए अपने आप से, बाद में मुझे अपना स्कोर बताना कि 200 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। अपना जो गलत हो जाए उसको लिख लेना और बहुत ही जेन्युइन तरीके से बताना। ऐसा मत करना कि अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हो। मुझे बाद में स्कोर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि मैम हमारा स्कोर यही रहा था, ठीक है। 200 क्वेश्चन करेंगे हम, तो हिसाब लगा के रखना अपना। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द लिबर्टी व्हिच पोएट टेक्स इज, तो लिबर्टी जो मिलती है पोएट को स्पेशली इस चीज की कि वो अपना वर्क अपने अकॉर्डिंग डिक्शन चूज कर सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मीटर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या पोएटिक जस्टिस बोलते हैं। पोएटिक जस्टिस अलग टर्म है, तो यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, पोएटिक लाइसेंस इज द करेक्ट आंसर। बट व्हेन वी डिस्कस पोएटिक जस्टिस, तो इट मींस पोएटिक जस्टिस यानी कि जो वर्च्यू पर्सन है, जो भी वर्च्यू है, ठीक है, वो रिवॉर्ड होगा। ओके, यानी कि उसको अच्छे को एक आपको बाद में देखेंगे उसको अच्छा एक रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड का मतलब ये कि ट्रॉफी दी जा रही है, अच्छे के साथ अच्छा होना, और इविल या फिर यू कैन से वाइस, इनके साथ क्या होता है, बैड होता है, ठीक है, इनके साथ आपको बैड देखने को मिलेगा। ओके, आर्केटाइप है, बुकॉलिक एटमॉस्फेयर, बुकॉलिक हमेशा पैस्टोरल से कनेक्ट होगा, ठीक है। आर्केटाइप होते हैं कि जो यूनिवर्सल एक चीजें जैसे हीरो वगैरह ये बाद में समझाऊंगी, इसे छोड़िए आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऐसे तो क्लास खिंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करेंगे। वो आदत पड़ी हुई है, मुझे बहुत ज्यादा हैबिट हो रखी है कि हर चीज को समझाते समझाते चलने की, तो मेरे लिए सबसे टिपिकल काम है कि एकदम से निकलना, बट मैं सोच के आई हूं, आई एम वेरी डिटरमाइंड कि यार मुझे फटाफट चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। द टेरेसा रिमा इज अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस, नो। ये गलत हो गया ना, चलिए पढ़ लेते हैं। द चौथेरी स्टैंजा इज ऑफ 7 लाइंस, यस। द स्पेंसर स्टैंजा इज ऑफ 9 लाइंस, यस, इट इज आल्सो करेक्ट। द ओटावा रिमा इज अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइंस, यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। बट व्हेन वी डिस्कस टेरेसा रिमा, इट हैज 3 लाइंस, okay, with rhyming with each other. बट अगर हम इसके और भी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ये इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल ऑफ अ ट्रिवियल सब्जेक्ट रिजल्ट इन, यहाँ पर ट्रिवियल सब्जेक्ट की बात चल रही है और हाई स्टाइल है, तो बताइए क्या होगा। ट्रिवियल है, ट्रिवियल मतलब कि डिबेस फॉर्म, डिबेस मतलब कि किसी का मजाक उड़ाना, पैरोडी टाइप में, ओके, नॉन सीरियस फॉर्म में लेकर चले जाना उसको। और लेकिन यहाँ पर हाई स्टाइल और हाई एलिवेटेड स्टाइल इसका आप किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये भी कैरेक्टर्स है, लेकिन हम उस पे जाएंगे मौके पे क्योंकि हमने बोला है ट्रिवियल सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। हु यूज्ड द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने यूज किया। ये राइटर्स इसलिए दिए जाते हैं, वर्जीनिया वुल्फ है, जेम्स जॉयस वगैरह है, इसलिए नाम दिए जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने इस फॉर्म को बहुत ज्यादा यूज किया और फेमस बनाया है। बट द करेक्ट आंसर इज विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने इसको मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट, अच्छे से एग्जाम में जब जाएंगे आप तो यूनिवर्सिटी जो विट्स है 16th सेंचुरी में, इनको पढ़ के जाएंगे अच्छे से, किसी का भी नाम भूलना नहीं है आप लोगों को क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है। उन 7 में से आपसे पूछ जाएगा कौन है कौन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे बैन जॉनसन इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी विट्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। द इंग्लिश इक्विवेलेंट टू द टर्म, देखिए एक ही पूछा जा रहा है कि जो मिमेसिस टर्म होती है, मैंने पढ़ाई की आपको, तो आप ये बताएंगे जो मिमेसिस है इसका मींस क्या होता है, किसकी इक्विवेलेंट होती है, यानी कि एज अ सिनोनिम आप ले सकते हैं इसको। मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इमिटेशन। ओके, नया वर्ड है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर एब्सर्डिटी के बारे में कुछ बात चलेगी। लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, तो यहाँ पर इनमें से जो फीचर्स है थिएटर ऑफ एब्सर्ड के हैं और है पूछा जा रहा है कौन कौन से हैं। ये मैंने समझाया था, थोड़ा पढ़ लो, टाइम दे देती हूँ, थोड़ा पढ़ लो, टाइम मिल जाएगा लोगों को। शेयर कर
इंपॉर्टेंट है तो सभी आ जाएंगे। हो सकता है कि क्योंकि मैंने सुबह नोटिफिकेशन डाला था, हो सकता है कि पास नोटिफिकेशन ना हो, तो एक बार आपके जो ग्रुप्स वगैरह हैं अगर आप शेयर करना चाहते हैं ना तो अप टू यू, मेरा कोई ऐसा फोर्स नहीं है आपके ऊपर, बट उनको भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके काफी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो उनसे डिस्कस कर लेना। ऑप्शन बी, डी और ई, ठीक है, बी, डी और ई ये स्टेटमेंट जाएगा करेक्ट इसके लिए, यानी कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड होता है, एब्सर्ड मतलब कि बेतुका वाहियात या फिर एक सीक्वेंस में ना होना, चीजों को एक जगह कह सकते हैं ना कि ठीक से अरेंजमेंट नहीं होना, और चीजें क्यों हो रही है, क्या मोटिव है, वो ना पता चलना। प्रेजेंटेशन ऑफ फर्टाइल एक्शंस डिवॉइड ऑफ एनी गोल, और यहां पर लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामेटिक टेंशन, प्रेजेंटिंग प्लेयर्स इन द स्टेटस एंड और ड्रिफ्ट विदाउट डेफिनेट रोल्स। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड लैंग्वेज। मैंने ये बताया था, बताओ डेड लैंग्वेज किसको बोलते हैं, डेड लैंग्वेज फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आपका, ओके सी आंसर करें तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि गोथिक, ठीक है, गोथिक यानी कि फियर हॉरर दैट इज कॉल्ड गोथिक, एंड गोथिक स्पेशली यहां पर डेड लैंग्वेज यूज की जाती है गोथिक के अंदर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे, हु सीक्स एन अम्यूज बाइनरी पोजीशन इन एन ऑथर्स नैरेटिव। देखो यहां पर बाइनरी लिखा हुआ है पोजीशन ऑथर्स के नैरेटिव में, देन रीरीड द टेक्स्ट अगेन, दोबारा से रीड करिए। यहां पर ऑथर जो है स्पेशली व्हिच इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैथ, देखिए मैं जानती हूं कि आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन फिर भी समझ आ जाएगा। तो यहां पर बाइनरी पोजीशन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑथर का नरेशन है, इसमें रीरीड अगर टेक्स्ट को करते हैं तो शोइंग दैट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज अनडिसाइडेबल। मैंने आपको बहुत दिन से जिसमें पढ़ा रही हूं सारी बैच में, तो बार-बार ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं आपको चीजें बताती हूं कि जो जिस बात का, जिस वर्ड का आज मीनिंग जो आप निकाल रहे हैं, हो सकता है जैसे कि सी सेक्शन का मीनिंग आज पॉजिटिव आप ले रहे हैं, बट आप देखिए कि मैकबेथ के रेफरेंस में उसको कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, तो ये मीनिंग जो होते हैं अनडिसाइडेबल होते हैं। तो यहां पर जैकब डेरिडा जो है इन्होंने अपना डीकंस्ट्रक्शन का जो थॉट बताया है आपको, तो दैट इज कॉल्ड ये डेफिनेशन। नेक्स्ट बताइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे, इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, एब्सर्डिटी, सिंबोलिज्म। तो ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, मेन कैरेक्टर्स ऑफ व्हिच काइंड ऑफ लिटरेचर, तो कहां पर देखने को मिला। गुड इवनिंग राजकुमार जी। तो 17 का आंसर करेंगे, मॉडर्निस्ट आंसर कर रहे हैं तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। मॉडर्निज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखेंगे, थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी आप मॉडर्निज्म में ही पढ़ते हैं। हु सेड दैट देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, बताइए, पढ़ा चुकी हूं इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करा होगा तो दिमाग में होगा, फटाफट बताइए कि हु स्टेटमेंट इज दिस, देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। 17 का आंसर सी क्यों कर रहे हो, मैंने भी जो जैकब डेरिडा बताया ना उन्होंने भी यही बोला है, आउटसाइड द टेक्स्ट नहीं होता है, चीजें उसी के अंदर होती है, बट समझने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करता है चीजें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, द टर्म दैट जॉन रस्किन, जॉन रस्किन का नाम याद आ रहा है, तो जॉन रस्किन से कुछ रिलेटेड टर्म है, फटाफट से बताना। टू डिस्क्राइब द एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ह्यूमन इमोशन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इम्पर्सनल नेचर फोर्सेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी में हम क्या यूज करते हैं, फैलेसी यानी कि गलत इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि हम क्या करते हैं ह्यूमन इमोशन को किसके साथ ऐड कर देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जिनमें वो जिनमें फीलिंग्स ही नहीं है, यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ कर सकते हैं, या फिर वो फीलिंग्स ही नहीं रखते उस तरह की, जैसे क्लाउड्स वगैरह इनके साथ ह्यूमन इमोशंस को कनेक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड पैथेटिक फैलेसी एंड द टर्म इज कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज हॉरेस मीन बाय द फ्रेज पर्पल प्रोज, आइडिया एक्सप्लेन पर्पल प्रोज। डेड लैंग्वेज तो यहां पे पहले फिनिश करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या है, फ्लाई लैंग्वेज इज कॉल्ड पर्पल प्रोज। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे, द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी इन इंग्लिश इज, द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी इन इंग्लिश, ट्रेजेडी पूछ रही हूं मैं, कॉमेडी नहीं पूछ रही, ठीक है, वैसे कॉमेडी नहीं है, बताओ। टाइटस एंड्रोनिकस किसकी थी फर्स्ट ट्रेजेडी, विलियम शेक्सपियर की, लेकिन अगर हम बात करें गॉर्बोटक की तो दिस इज द फर्स्ट ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स, ओके, तो इसको ध्यान रखिए गॉर्बोटक को, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे, नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन द सन लाइक मॉर्निंग ड्यू, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, फटाफट से बताओ अगर याद है तो याद है तो दीस लाइंस शो किस चीज को शो कर रही है यहां पर, ये फटाफट बताएं, आंसर करें। ऑप्शन नंबर कार्पेटिंग जो है ये फिलॉसफी है, इसको ये क्या कर रहे हैं, कार्पेटिंग यानी कि सी दैट मींस कि जो करना है आपको, या फिर जो आज का दिन है इसको आप भरपूर जियो, यानी कि जो आज है वो आज है, कल का पता नहीं कल क्या होगा, कल आप होंगे नहीं होंगे, या सिचुएशन होगी ऐसी कि आप एंजॉय कर पाएं इस चीज को, अपने दिन को, अपनी हैप्पीनेस को, ठीक है, वी हैव नो आईडिया अबाउट आवर फ्यूचर, तो हमें क्या करना चाहिए, जो करना है आज ही करना है, चाहे हमें कोई अपना कोई रेजोल्यूशन बना रखा है कुछ भी है, तो दैट इज कॉल्ड कार्पेटिंग फिलॉसफी एंड यूज्ड इन दीस लाइंस। Next one is question number 23. Blank verse was introduced in English literature in Surrey's translation of. Surrey ने एक ट्रांसलेशन किया है जिसमें blank verse का यूज किया गया, ओके, और इस टर्म को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप बताइए किस चीज का, मतलब कि blank verse को इंट्रोड्यूस किया कहां पर, इंग्लैंड में, किस ट्रांसलेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है, किसने, सरे ने। तो यहां पर एनी को ध्यान रखेंगे, ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसको ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, एनी का ट्रांसलेशन उन्होंने किया था। अब फुट कंसिस्टिंग फुट में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, रिवीजन करते रहना बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले मैंने स्टैंजा जब टर्म्स फॉर्म से स्टार्ट किए, तो सबसे पहले क्या पढ़ाया आप लोगों को, क्योंकि आपको क्लियर नहीं होता है तो पहले फुट पढ़ाए हैं, स्टैंजा सारे क्लियर करे हैं, ये सारी जो टर्म्स है वो सब क्लियर करने के बाद मीटर वगैरह, एंड देन हमने स्टार्ट किया था कि पूरा का पूरा कांसेप्ट, ओके। तो बताएंगे आप फुट एक ऐसा फुट कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रेस लेवल, यानी कि एक आपका क्या है, स्ट्रेस लेवल है, फॉलोड बाय अनस्ट्रेस वन इज, ओके, तो वो फॉलोड हो रहा है अनस्ट्रेस से, तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम ट्रॉकी, ठीक है, यानी कि अपोजिट ऑफ आईएमबी, आईएमबी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ठीक है, स्पॉन्डी स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज हु नॉवेल्स आर कॉल्ड नॉवेल्स ऑफ मैनर्स, बताइए 4 ऑप्शंस में से चूज कीजिए, जिनके नॉवेल्स को डोमेस्टिक नॉवेल्स भी बोल देते हैं समटाइम्स। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जेन ऑस्टिन। इसका पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है, कल होगा, सैटरडे में करूंगी, आज मैं थोड़ा सा क्लास करने के बाद रिलैक्स करती हूं मैं, ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों का कल सैटरडे में यहां पर अपलोड हो जाएगा, आपके जो पेड कोर्सेज हैं वहां पर मिल जाएगा वो। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 26, सभी में मिल जाएगा जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो। हु अमंग द फॉलोइंग, यानी बैचेस में हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड द ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, बताइए थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी की बैच चल रही है, तो यहां की किंग बता दीजिए, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, आंसर करेंगे फटाफट से। यस, हैरोल्ड पिंटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। क्या मुझे बता सकते हैं हैरोल्ड पिंटर का कोई थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एग्जांपल कोई प्ले उन्होंने लिखा है बहुत फेमस हो तो। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे, टेरेजरिमा इज अ स्टैंजा फॉर्म, टेरेजरिमा पूछा जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में बताइए कि किस ऑप्शन को आप टेरेजरिमा के रेफरेंस में सही मानेंगे, बताएं। द बर्थडे पार्टी, ओके, वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यहां पर यही करेक्ट होगा। ऑफ 3 लाइंस टेरेजरिमा, दैट मींस 3 लाइंस इन iambic meter with the rhyme scheme ABA followed by BCB in the next stanza, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 28। In a tragedy, the term catharsis, catharsis is a very important term in reference of tragedy. तो catharsis means बताएंगे can be broadly interpreted as, आंसर बताने बताया भी था आप लोगों को, फटाफट से बताएं। Arrow of judgment, no, that is called
हमाशिया। ओके, कैटास्ट्रॉफी, ओके, ये एंटी देखने को मिलता है हमें। एक्ट ऑफ रिवेंज, नो, दिस इज पुरगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, यानी कि क्लींजिंग ऑफ इमोशन इज कॉल्ड कैथारसिस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म यूटोपिया, यूटोपिया डायस्टोपिया, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, डेजिग्नेटेड द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग दैट, सीधे यूटोपिया को डिफाइन करें, यूटोपिया को डिफाइन करें सीधे, इतना सारा बी, ये आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा, फिर कमेंट में शो नहीं होंगी, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज को। तो यहाँ पर क्या है कि रिप्रेजेंट करता है एन आइडियल, ठीक है, एक आइडियल, यानी जैसा हर कोई चाहता है कि राम राज्य की स्थापना हो, बट ये नॉन एग्जिस्टेंट होता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए। सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक फॉर्म। सेंस, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको जब मैंने बताया कि सेंसेस को यहाँ पर स्पेशली प्रोवोक किया जाता है कि जैसा राइटर फील कर रहा है, जो चीज उसको, जो भी फील हो रही है आपको भी सेम हो, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल इसमें होते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा खींचतानी आपको देखने को मिलेगी, खिचड़ी सी पका दी जाती है, ज्यादा ही आपको सिंपैथी क्रिएट कर दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड मेलोड्रामा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसमें हमेशा आपके जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो आपको उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज ही दिखाई देंगी। के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है नॉट ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहाँ पर? हम इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी 18 क्लासेस हुई है हमने हर चीज को डिस्कस किया है, तो देयर इज नो नीड टू डिफाइन अगेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इन अ soliloquy one imaginary speaker addresses an imaginary audience, that is called dramatic monologue, not a soliloquy। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे। Which form of comedy deals with the relation and intrigue of gentlemen and ladies living in a polished society? पहुंच जाइए न्यू क्लासिकल पर, ठीक है, पहुंच जाइए जॉन ब्राइडन पर, अब बता दीजिए आंसर। जॉन ब्राइडन, देखिए मैंने जॉन कैसे लिखा, जॉन ब्राइडन, आंसर बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ओके, फुल ऑफ आर्टिफिशियलिटी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे। Which of the following statement is correct about memoir? Memoir is an important term in reference of autobiography भी कह सकते हैं, बट इसको बोलेंगे नहीं क्योंकि memoir बिल्कुल अलग टर्म है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका नॉन फिक्शन का पार्ट है ये, तो नॉन फिक्शन अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप मुझे बताएंगे स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट बताना है, आंसर करें। ये करेक्ट नहीं है, ऑटोबायोग्राफी नहीं होता, मेमोर इज नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी, मेमोर इज नेम ऑफ बायोग्राफी, नो, मेमोर हमेशा खासकर कहीं वर्ड दे देना, हमेशा, ऑलवेज और नेवर, वो हमेशा हमारी लैंग्वेज में क्या होगा वो गलत ही जाएंगे, चाहे सेक्युलर पढ़े ना कहीं भी, तो ये आंसर करेक्ट होगा। इन मेमोर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन ऑथर्स डेवलपिंग, यहाँ पर ऑथर के डेवलपिंग पर एम्फेसिस नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, पीपल एंड इवेंट, जिनसे हम लोगों से मिलते हैं, जिस इवेंट में हम जाते हैं, उन चीजों को आपके साथ शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एग्जांपल ऑफ पास्टोरल एलेजी। बताएं इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन, तो यहां से डिटेक्ट कर दीजिए जो कि पास्टोरल की कैटेगरी में आप नहीं रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इज नॉट इंक्लूडेड इन पास्टोरल एलेजी, ठीक है, बाकी एस्ट्रोफर रेसिडस एंड थैरेसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल में बताइए स्पेशली कौन है, विटी है, कंसाइज है, ओके, एंड बहुत ही पावरफुल तरीके से अपना आर्गुमेंट रखते हैं, तो यहां पर है आपके बैकन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांसिस बैकन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे। एसे के रेफरेंस में बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है, ये भी पढ़ा चुकी हूं, फटाफट से बताएंगे कौन सा वाला करेक्ट नहीं है। तो यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है, बाकी आप उसमें पीडीएफ में रीड कर लेना, और जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, यानी कि जो यूट्यूबर्स है, यूट्यूब है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको जो लास्ट 18 क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको देखिए, खासकर कहां से देखना, 11 से देखना, ठीक है, हर चीज डिफाइन किए मैंने आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट इंक्लूडेड, इज नॉट करेक्ट। द फॉर्मल एसे इज रिलेटिवली पर्सनल, नो, पर्सनल एसे को हम बोलते हैं इनफॉर्मल, पर्सनल हो कोई भी चीज वो इनफॉर्मल होती है, तो इसलिए हम यहां पे इंटरेक्ट करेंगे। फॉर्मल होती है कोई चीज तो क्या होती है वो, एक मिनट, पर्सनल ठीक है, मैंने सही बोला, मैंने उल्टा लिखा, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, ठीक है, ये पर्सनल यानी इनफॉर्मल हुआ, एंड जब हम बात करते हैं फॉर्मल की तो ये इम्पर्सनल हो जाता है, ठीक है, इम्पर्सनल, यानी कि उसका हमारे साथ में कोई ऐसा रिलेशन या कोई ऐसी फ्रेंडशिप नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा नॉर्मल बिहेव उसके साथ कर सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा ऐसे के रेफरेंस में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक। लिरिक के बारे में पूछा जा रहा है, बट नॉट टू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आ लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स, नो, लिरिक हम कह सकते हैं सोनेट जो है वो भी लिरिक है, लेकिन स्पेशली बाउंडेशन है 14 लाइन्स की, तो दैट इज कॉल्ड सोनेट, ओके, यानी कि लिरिक के भी अंदर हमें जाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज एलजी भी लिरिक है और भी लिरिक है, ओके, फिर दोनों भी कंसीडर करेंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट नहीं होगा, ओके। बाकी इसमें वन वर्ड होती है, एक्सप्रेस करता है, ग्रीक में ये जो लायर इंस्ट्रूमेंट है यहां से इसको लेकर आए, एंड अ लिरिक पोएम मे बी ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ अ मूड, बहुत इन शॉर्ट इसको एक ही उसमें खत्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। द टर्म कार्ड लाइन मींस, अभी जस्ट मैंने आपको क्लैरिफाई भी किया, फटाफट से बताइए कार्ड लाइन के लिए स्पेशली कौन सा फ्रेज आप यूज करने वाले हैं। सही चल रहा है, सही चल रही है चीजें, आंसर सही आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है, सीज द डे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे। बायोग्राफी पूछा जा रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है, बट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बायोग्राफी जो है इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं कुछ 20 साल ऐसा लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ाई कि बायोग्राफी जो है ऐसा नहीं है 20th सेंचुरी में आई थी, बहुत पहले से बायोग्राफी को पढ़ा है, तो बायोग्राफी हिस्ट्री पढ़ाई है, तो वहां पर मैं आपको समझाया, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा नहीं है, बल्कि इससे भी पहले 14th सेंचुरी से भी पहले आपको देखने को मिलती है बायोग्राफी वगैरह, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 20th सेंचुरी में ये जॉनर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ फेबल इज आल्सो कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आपको दिया गया, उसके अकॉर्डिंग बताइए। मैं आपको ये समझा चुकी हूं, लिटरेचर पढ़ाई है मैंने, तो कंप्लीट हो गया होगी, ठीक है, तो आपको सारी चीजें डिफाइन की है, व्हाट इज फेबल, पैराबल, अपोलो, सॉरी अपोलो क्या होता है, ठीक है, एग्जांपल वगैरह ये रहेगा, इसको मैं डिफाइन कर दूंगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है, अपोलो, ओके, ये सब कंसर्न करती है किससे, एनिमल से, और एनिमल इज जो एनिमल्स होते हैं आर द मेन कैरेक्टर्स, आर द मेन, यानी मेन रोल में मिलेंगे आपको मेन कैरेक्टर्स इन लिटरेरी वर्क कह सकते हैं, प्ले कह सकते हैं, या फिर स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 41, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स, बताएंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग को डिफाइन करना है आप लोगों को, करिए, आंसर करिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी, वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, यहां पर करेक्ट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अ सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से बात नहीं करता हुआ, तो दूसरे से बात कर रहा है, तो ऑडियंस होगी या तो वहां पर प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, या फिर अज्यूम की हुई होगी। सेवरल स्पीकर टॉकिंग टू वन सब्जेक्ट बहुत सारे नहीं बोलते हैं, अ सिंगल डायलॉग इन द पोएम, नो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे फटाफट से। अ स्टोरी इन वर्ड्स और प्रोज, वर्ड्स में भी हो सकती है, प्रोज में हो सकती है, डबल मीनिंग, अगर डबल मीनिंग कंसीडर करती है, रखती है, कंसीडर करती है, तो आप बताएंगे कि उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एलिगरी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन में सी लेकर आए हैं, तो गुड। एलिगरी में हमेशा डबल मीनिंग आपको देखने को मिलता है, और ये वर्ड्स में भी हो सकती है, पोएटिक भी हो सकती है, और प्रोज भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेड। अगर हम बैलेड की बात करते हैं, ठीक है, जो मैं नॉन पढ़ा रही थी, को पढ़ा रहा हूं पोएट्री में, अभी जल्दी से बताएंगे कि इसमें नॉट बताइए, ये कंसीडर नहीं करेंगे कैरेक्टरिस्टिक में।
ठीक है, इट इज कॉमिक इन नेचर, नो, ये भी सीरियस फॉर्म होता है, बट क्या होता है कि ये शॉर्ट लिखा जाता है इन कंपैरिजन ऑफ एपिक, मॉक एपिक, ओके, और ड्रामेटिक मोनोलॉग, सब में शॉर्ट बैलेट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे। इट इज रिटन बाय अ ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो, जहां पर फेलो आ रहा है, फेलो को कट करेंगे, फेलो स्कॉलर ये भी कट कर दिया, ये मेमो का सिनोनिम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फर्स्ट फुल्ली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टिन, ओके, ये आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्लोजेट ड्रामा पूछा जा रहा है, बट स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है अबाउट क्लोजेट ड्रामा, आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर करेंगे, ठीक है। अ क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंडेड, क्या इंटेंशन होती है इसकी, टू बी रीड रादर देन बी स्टेज और थिएटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर करेंगे, पोस्ट गॉथिक नोवेल डिनोट्स, गॉथिक नोवेल से आ गया, ये टर्म पूछी जाती है एपिस्टोलिक नोवेल, गॉथिक नोवेल, ध्यान रखना इनको। तो द मेडिवल, नो, अ नोवेल फुल मिस्ट्रीज और मॉडर्न्स, अ टाइप ऑफ फिक्शन, अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन व्हिच हैज बीन सेट इन द मिडिल एजेस, ग्लूमी कास्टल्स लिखा हुआ है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे फटाफट से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड, ओड की फॉर्म नहीं है, इन ऑप्शंस में से जाएंगे तो हम कर्टेल को हटा देंगे, ठीक है, कर्टेल इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड, इट इज अ फॉर्म ऑफ सोनेट, या पार्ट ऑफ सोनेट, काइंड ऑफ सोनेट, ओके, काउली, इरेगुलर वगैरह ये सब क्या है, ये तीसरा पोर्शन है किस चीज का, ओड का। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, अब फैक्चुअल अकाउंट, फैक्चुअल अकाउंट पूछा जा रहा है पर्सन की लाइफ का जो कि एग्जामिन करता है ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड, बताएं, ओके, 48 का आंसर ए, बायोग्राफी सबने किया है, अफसर समझदार हो गए हैं, चाहे रट्टा लगाया हो, चाहे समझदार हो गए हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है आपके एग्जाम के लिए, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन नाउ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलर्जी, बताइए पास्टोरल एलर्जी में से कौन सी है, तो ये तो हम इसको डिनाई भी कर चुके हैं, अभी बताएंगे फटाफट से। लेट्स सी द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कल सोनेट, पेट्रार्कल सोनेट की राइमिंग स्कीम बताएंगे फटाफट से, पेट्रार्कल सोनेट की राइमिंग स्कीम, हां मैंने लिखा है, ठीक है, पेट्रार्कल सोनेट पहले हम इसको लेंगे एबीबीए, सीडी, सीडी या फिर सीडीसी, सीडीसी हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करेंगे, हु कॉइंड द टर्म, देखिए दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टर्म मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है, जब हम सेंस को अलग रखेंगे, आज हम राइटिंग्स में जो अपना स्पीच को अलग अलग देते हैं, फिर अपनी डिस्कशन कर रहे हैं हम बातों का, तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये जो टर्म है ये दी गई है यहां पर टीएस एलियट ने इस बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करिए, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, नेगेटिव कैपेबिलिटी किससे एसोसिएटेड है, आंसर करिए फटाफट से। आने क्वेश्चन है, चिंता ना करो, टेंशन ना लो, 200 से भी प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर, और मैंने कितने क्वेश्चन कराए इसमें, आई थिंक उससे पहले मैंने बहुत दिन कराए थे क्वेश्चंस, बट अभी आंसर बताइए, और मैं कोई फालतू क्वेश्चन लेके नहीं आऊंगी, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में है, ठीक है, जितने भी 10 ईयर्स के हैं वो है, वही क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, उन्हीं को डिफाइन करूंगी। अगर आपको शौक है नए क्वेश्चंस का तो प्लीज बनाइए स्लाइड्स को, ठीक है, मुझे भेज देना, मैं उनको डिस्कस करूंगी, आपको साथ में पढ़ा दूंगी, ओके, बट मुझे फालतू टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम कैसे क्रैक होगा कैसे नहीं होगा, जहां इस तरह से कराया जा रहा हो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है कि आप यहां पर पढ़िए मेरे साथ में। नेगेटिव कैपेबिलिटी हम जॉइन की बात करेंगे यहां पर, ऑप्शन डी, और इससे ज्यादा अगर आपको कुछ और नहीं सुनना हो तो दोबारा इस चीज को कहना मत मुझसे। क्वेश्चन नंबर 53, मैं जो एग्जाम होता है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चीजें कराती हूं, ठीक है, उससे ऊपर ना तो मैं जाऊंगी, ठीक है, उसको ऊपर कैसे जाएंगे, उसी को समझाने के लिए, उसको मैं जान पाऊंगी समझाने के लिए, बट वहां से मैं आगे नहीं बढ़ूंगी और उससे नीचे भी नहीं जाएंगे, एग्जाम डायरेक्टली आपका वहीं पर सीधे टारगेट एग्जाम है आपका। सोनेट फ्रॉम हैविंग 3 क्वार्टर्स फॉलोड बाय अ राइम कप्लेट बाय, देखिए यहां पर सोनेट है 3 क्वार्टर्स, अगर उसमें फॉलो हो रहे हैं और एक कप्लेट है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस है ना जब उठा के देखोगे ना, ओके, तो ये आपकी यूपी के नहीं है, सिर्फ जितने भी टीटीटी पीटीटी एग्जाम होते हैं, ठीक है, केवीएस, एमबीएस, जीआईसी और अदर जितने स्टेट हैं आपके, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, जहां भी हर जगह के क्वेश्चंस के अंदर लिए गए हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फॉर्म अराइजेस आउट ऑफ फोक लिटरेचर, फोक लिटरेचर की हमने बात करी तो दैट इज कॉल्ड बैलेट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विद ओड, बताएं, ओड के साथ एसोसिएट नहीं है, पिछली बार ये चिल्ला रहे थे आप लोग, कराने वाले भी करा रहे थे, और करवाओ मैम इसका आपको क्या कहते हैं कि पैटर्न को हाई करो, लेवल हाई करो, हाई करो, तुम लोगों से ये भी नहीं हुआ था, ठीक है, जो टीजीटी में जो लेवल कराई गई थी वही क्वेश्चन आए थे, पेस्टोरल वगैरह सबके रद्द थे ज्यादातर, और इनके सही थे वो तो पहुंच गए, जॉब कर रहे हैं अपनी, और चिल्लाते रहे तुम लोग एक्स्ट्रा हाई लेवल करो, हाई लेवल, जो लेवल का पहले उसको कर लो, फिर हाई लेवल करना। ओड की बात करें, इट इज एड्रेस टू समवन और समथिंग, अगर तैयारी पूरी हो गई है तो फिर क्या करो, फिर पढ़ाना शुरू कर दो, ट्यूशन, थोड़े पैसे आएंगे तो जिंदगी और अच्छी लगेगी। इट इज एड्रेस टू समवन और समथिंग, यस, हां ये एड्रेस करता है, इज नॉट पूछा गया है, ठीक है, इट इज लिरिकल, इट लैमेंट्स द डेथ, नो, ये काम एलर्जी का है, ठीक है, ये काम एलर्जी का है, ये काम डर्ज का है, ये काम किसका नहीं है, 55 में ओड का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करेंगे, द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स इज एसोसिएटेड विद, हमारा काम होता है जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा है, कहीं भी लॉट्स ऑफ पूछे जा रहे हैं, तो उन टर्म को जैसे कि कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स दे दिया है, कुछ भी दे दिया उनको डिफाइन करना, बच्चे को समझाना कि ये भाई है क्या, ठीक है, उसकी थ्योरी कराना, ये काम होता है, ओके, और वहीं पर जो थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी से बनते हैं, इनको घुमा फिरा के कैसे पूछो क्वेश्चन बनेगा थ्योरी से, तो कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स ध्यान रखेंगे, हैरोल्ड पिंटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57, थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, फिर वहां से तुम कितने ही क्वेश्चंस अपने आप बना लो जितना मन करे, लेकिन मेन टारगेट होता है चीजों को हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। विद whom do we relate the phrase suspension of disbelief, एक टर्म है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जानबूझकर हम क्या करें, अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करके हम उसको एंजॉय करना शुरू कर दें, तो दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, और ये एसटी कॉलेज का नाम यहां पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर करेंगे, एस्ट्रोफर इज द पैस्टोरल एलर्जी रिटन बाय, बताएंगे 58 एस्ट्रोफर जो है पैस्टोरल एलर्जी है, किसने लिखी है ये, एडमंड स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हु पायनियर्ड द यूज, पायनियर मतलब की अग्रणी है, यूज ऑफ हैरोल्ड कप्लेट इन इंग्लिश, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 59 आंसर करिए। अगर पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पर कुछ कर रहे हैं ऐसा कि आपको हाईवे पे जाना नेटवर्क में, तो भाई पे चैनल आप दूसरा ही सर्च कर लीजिए, ठीक है, जॉफरी चौधरी का करेक्ट आंसर यहां पर ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, हु यूज्ड द राइम रॉयल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश, तो बताएंगे राइम रॉयल जो है फर्स्ट टाइम इंग्लिश में किसने यूज किया था, यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, जॉफरी चौधरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज हमाशा मीन यूज्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, यही क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल था, अगर किसी ने हमाशा की थ्योरी पढ़ी होती है ढंग से, वो 2 लाइन ना पढ़ के हमाशा पढ़ा होता, ठीक से क्या रखा होता, एग्जांपल्स पढ़ रखे होते, ठीक है, या फिर स्टोरी पढ़ते वक्त मैग्नेट वगैरह सब पढ़ रहे थे, वहां पर ठीक से हमाशा को पढ़ लेते, तो ये नौबत ना आती कि क्वेश्चन तुम्हें समझ ना आते, ओके। चलो आज मौजी की डांट पड़ रही है,
जैसे ये गाइडेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ट्रेजिक फ्लो इसे पूछा जा रहा है यूज्ड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने बोला है द ट्रेजिक फ्लो इन प्रोटैगनिस्ट पर्सनालिटी, प्रोटैगनिस्ट के पर्सनालिटी में कोई फ्लो होना स्पेशली जो क्या कर लेता है उसके ऊपर लीड कर जाता है हीरो डिक्लाइन टुवर्ड्स द ट्रेजिक एंड, जिसकी वजह से यानी कि किसी का एम्बिशन है वो गलत, अगर पॉजिटिव है कोई फ्लो तो वो क्या हो जाएगा, वो अच्छी रास्ते पे जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगा, वो ट्रेजिक की तरफ ले जाएगा, यानी कि आपका जो कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन है, कहेंगे स्पेशली कैटास्ट्रॉफी है, वो होनी ही होनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट काइंड ऑफ पोएम पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज, बताएं पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज, आंसर करें फटाफट से। ये क्वेश्चन हम लोग से सारे पूरे होते नहीं है, नहीं करवा लो अभी तो कितने सारे राइटर्स कितनी सारी चीजें, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पर ब्लैंक वर्स एपिक पोएम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की आंसर करिए। 63 है हाउ मेनी लाइंस ऑफ iambic pentameter does a stanza standard consist of। अच्छा कितने लोगों ने नोट्स बना रखे हैं, हैंडमेड नोट्स की बात कर रही हूं मैं, कितने हैं यहाँ पर जो हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं, जब तक एग्जाम हैंडमेड यानी कि जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक आपके पास ये हैंडमेड नोट्स जो है ना आपके ये लगभग 5 टाइम्स रिवाइज हो जाने चाहिए। फालतू की चीजें ना इधर ढूंढने से अच्छा है जो ये हैंडमेड नोट खुद से बना रहे हो ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ सारी चीजें, ओके। किताब से तो बहुत ऊपर पढ़ा रही हूँ, किताब में दो चीजें कितने मामूली तौर पर पढ़ाई गई है, ओके। और मैंने बहुत हाई पूरे तरह से समझा के एग्जाम में समझाए हैं। हैंडमेड नोट्स 5 टाइम्स रिवाइज नहीं हुए ना तब तक तुम लोगों के तो भूल जाना फिर से कि हाँ नंबर आ रहा है तुम लोगों का, और सारे प्रीवियस ईयर्स होने चाहिए, ओके। बार बार 8 लाइन होती है शुरू की आयमिक में, ठीक है। और जो 9 लाइन होती है ना लास्ट वाली जो नाइन्थ बोलेंगे इसको, 9 लाइन होती है वो होती है आपकी किसमें, हेक्सामीटर में, हेक्सामीटर, ओके 12th लेवल। नेक्स्ट आंसर करिए फिर से, चलो भी आगे। सोनेट, व्हाट इज द सोनेट, किसके से बनाए हम, हमें पता है, किसी ने नहीं बनाया, किसी का हाथ ऊपर रेज नहीं हुआ यहाँ पर, सबके सब पीडीएफ पर डिपेंड हो, जो पीडीएफ पे डिपेंड है ना वो पीडीएफ पे रह जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट इज द सोनेट, सोनेट बताइए इसमें लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट इमेजेस इन द माइंड ऑफ रीडर या फिर रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वावल साउंड, लिरिक कंसिस्टिंग सिंगल स्टैंजा 14 iambic pentameter linked बाय एन इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम, ठीक है। राइमिंग स्कीम भी होती है, iambic pentameter भी होता है इसके अंदर, और सिंगल स्टैंडर्ड आपको 14 लाइन्स का देखने को मिलेगा, बट हम पेट्रागन वगैरह पे जाएंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करेंगे यहाँ पर। गुड इवनिंग मैम जी, गुड इवनिंग जी, बट आपका तो नाम क्या लेंगे हम, शैलेंद्र जी। द हेरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच पोएम, बताएंगे हेरोइक कपलेट जो है किस पोएम में यूज किया गया है, स्पेशली जब भी चौसर का की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखेंगे कैंटरबरी टेल्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट द प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री इज नोन एज, बताएं प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री, प्रिंसिपल है, मेन है, फॉर्मल है, ठीक है, सीरियस हो गया, कहने का मतलब ये है नैरेटिव पोएट्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एपिक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 सोनेट आर यूजुअली रिटन इन, सोनेट जो है किसमें यूजुअली रिटन होते हैं, कौन सा मीटर कौन से यूज किया जाता है, फटाफट से बताइए। iambic hexameter no, iambic pentameter तो डिस्कस किया हमने, iambic pentameter इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। 67 8 68 बताएं व्हाट डज द टर्म कैकोफनी मीन, बताएं कैकोफनी प्लीजेंट एंड म्यूजिकल, ठीक है, म्यूजिकल छोड़ दीजिए यहां से, प्लीजेंट तो यूफोनी वगैरह होता है, पावर एंड स्ट्रांग, हार्श एंड यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जो हमें क्या हो, जिन्हें सुन के तकलीफ हो, पेन फील हो, ऐसी चीजें बातें, तो हार्श एंड रफ को हम बोलते हैं कैकोफनी, कैकोफनी। क्वेश्चन नंबर 69 राइम रॉयल इज यूज्ड इन, किसमें इन वर्क में से आप कहें तो राइम रॉयल यूज किया गया, किसमें यूज किया गया, ओके अभी पीछे चल रहे हो, ठीक है। द कैंटरबरी टेल्स इज सॉरी द कैंटरबरी टेल्स इज द करेक्ट आंसर, ओके राइम रॉयल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आंसर दिया हुआ पहले से देख लेते हैं। पैरासोडी जो है प्रोसोडी, इसको ध्यान रखेंगे, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, यानी कि पोएट्री की सिस्टमैटिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासोडी कहते हैं। और पैरोडी जो होता है वो क्या होता है, इमिटेशन ऑफ कोई भी एनी लिटरेरी वर्क बट इन नॉन सीरियस वे, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। क्वेश्चन नंबर 71 द डिक्शन सिग्निफाइज, डिक्शन की बात आती है तो क्या करेंगे, डिफाइन करिए इसको। तो डिक्शन मींस होता है द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ द, नहीं द चॉइस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पर वर्ड्स का वर्ड से आएगा ना, हाँ तो वर्ड्स जो है इनको जो राइटर चूज करता है मेरे डिक्शन स्पेशली, तो हम कहते हैं यहाँ पर डिक्शन। द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन, इतने ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसके बाद हमारे अलग क्वेश्चंस होंगे। द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन, तो स्टोरी फ्रॉम बाइबल, ओके ये ध्यान रखेंगे, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि अगर खासकर मेडिकल प्लेस आ रहा है ना तो तभी आंसर करेंगे ये, अभी जस्ट लास्ट में पढ़ाया था तो आंसर नीचे तो सही लिखा हुआ था लेकिन वो बाय चांस मैंने बोल दिया था, तो इसको करेक्ट करेंगे। मेडिकल प्ले की बात आती है तो हम सेंट की लाइफ की बात करेंगे, अगर मिस्ट्री की बात आ रही है तो स्टोरीज फ्रॉम बाइबल, ओके। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करेंगे, द लिटरेरी टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड, अगर किसी भी टाइप को बताने के लिए कि लिटरेचर का ये टाइप है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉनर। नेक्स्ट 74 गॉथिक नॉवेल्स डील्स विद, जो गॉथिक नॉवेल्स होते हैं वो डील करते हैं किसके साथ में, तो हॉरर एंड सस्पेंस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार-बार कभी गॉथिक नॉवेल को कैसे पूछ लिया जाता है, कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, तो आपको जैसे भी पूछा जा रहा है बस आपको पता होना चाहिए कि गॉथिक नॉवेल में कौन-कौन राइटर्स हैं, ठीक है, कौन-कौन से स्पेशल जो प्ले है वो फेमस है, एंड आपको ध्यान रखना कौन सी सेंचुरी में चला था, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इससे भी टफ आता है या और चीजें के बारे में पूछ ली जाती है तो आप बता पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसने भी मेरी थ्योरी पढ़ रखी है। तो हेरोइक कपलेट की बात बताइए, हेरोइक कपलेट के अंदर कितने मतलब क्या होता है, iambic टेट्रामीटर नो, हेक्सामीटर नो, iambic पेंटामीटर ही यूज किया जाता है किसमें, हेरोइक कपलेट में, ठीक है, जैसे कि रेप ऑफ द लॉक वगैरह इज अ एग्जांपल, यू नो इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हेरोइक कपलेट। 76 व्हाट इज द टर्म मिथोस मीन एरिस्टोटल पोएटिक्स, एक टर्म है माइथोस, ठीक है, तो ये पोएटिक्स में यूज की गई, किसके लिए बोला गया, ये प्लॉट के लिए बोला गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताएंगे आइडेंटिफाई द वन एलिमेंट दैट डजंट बिलोंग टू पिंडारी कोर्स, ठीक है, पिंडारी कोर्स की बात चल रही है, आइडेंटिफाई करना है जो कि बिलोंग नहीं करता है इन ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका इनकरेक्ट होगा, बाकी आपके सारे के सारे यहां पर करेक्ट है, ठीक है। ये पढ़ लेना, वैसे तुमने पढ़ाया हुआ है, इसको पढ़ोगे फिर देख लेंगे, ध्यान रखना फॉलो थ्री पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो किए जाते हैं। यहां पर जो है डिवीजन ऑफ लीपिंग ट्रांजिशन टॉपिक टू टॉपिक आपको मिलेगा देखने के लिए, पॉलिटिकल रिलीजियस होते हैं ये, ठीक है, फुल ऑफ इसमें अलूजन्स बहुत सारे आपको रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर करेंगे, a work which uses mockery and exaggerations to criticize absurdity or weakness is, तो बताइए आप यहाँ पर अगर कोई वर्क में क्या कर रहा है, मोक किया जा रहा है, एग्जीग्रेशन किया जा रहा है, absurdity और weakness को क्रिटिसाइज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड, आप ध्यान रखिए इसको हम बोलते हैं सटायर, ओके। सटायर का जो एम होता है वो ये होता है, कोई भी फोली हो गई है पॉइंट ऑफ व्यू को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है किसी अदर राइटर के। क्वेश्चन नंबर 79 a sentence quotation or poem that is put at the beginning of a written work is, अगर beginning में रखी हुई है कोई भी quotation वगैरह उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एपिग्राफ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिग्राफ बोलते हैं। एपिलॉग बाद में यूज होता है, ठीक है, प्ले या कोई लिटरेरी वर्क उसके बाद में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 80 which of the following is not a नॉन फिक्शन जॉनर, तो बताइए वैसे कौन सा नॉन फिक्शनल जॉनर है, बहुत अच्छे से मैंने बताया था, तो बताएंगे नॉन फिक्शन जॉनर क्या है।
डायरीज ऑटोबायोग्राफी आपको साइड में पता है ना, जैसे नॉन फिक्शन क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है, नॉन नैरेटिव क्या होता है, सब चीज मेरे ख्याल से हर चीज पता है। तो डायरीज ऑटोबायोग्राफी रोमांस, रोमांस इज अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन और फिक्शन, तो फिक्शन का पार्ट होता है, बल्कि डायरीज ऑटोबायोग्राफी, मेमोर, बायोग्राफी और आपकी स्पीच लेटर्स वगैरह सब पार्ट होते हैं नॉन फिक्शन का। क्वेश्चन नंबर 81 अगेन ये हमारा हो चुका है, ठीक है, हैव कंप्लीट कंसेप्ट टाइम भी हमारा हो चुका, ठीक है। अच्छा दोबारा से ऐसे पूछा जा रहा है इसलिए आएगी, आई विल पेंट मीटर लाइंस राइमिंग पेयर्स, ऐसे भी लाइन आपको देखने को मिल सकती है। आगे देखेंगे पैरी, ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो पैरी बिटाया होता है जनरली एक्सप्लेन एज, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले, या फिर द चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस फ्रॉम नॉलेज। ये कहीं मैंने आपको डिफाइन भी किया है, जो यहाँ पर द चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज है दैट इज कॉल्ड एनाग्नोसिस, ठीक है। एंड यहाँ पर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून नहीं लिखा हुआ, लेकिन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन लिखा हुआ है, यानी जो भी सिचुएशन चल रही थी उसके अपोजिट चीजें होने लगी, दैट इज कॉल्ड पैरी बिटाया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 49 की पोएम है, ठीक है, आई पेंटामीटर में है, ओके, लेकिन कंसिस्ट कर रहा है, पूरा पढ़ लेना, वैसे तो लिखा नहीं है वहां पर, मैं मुझे देखना चाहिए था, पेंटामीटर सोने पर लिखना चाहिए था। 3 क्वार्टर्स है, 1 कपलेट है, तो दैट इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। चले क्या आज की क्लास आज नहीं है, क्या लिख रहे हो? एक सेकंड, नहीं सर की क्लास कैसे हो जाएगी, मतलब सर की क्लास नहीं हो रही है, ठीक है, आज सर छुट्टी पे है, छुट्टी पे नहीं है वैसे, वो ऐप पर बहुत सारे लोग ऐप पर वो वीडियो अपलोड करेंगे अपनी। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 को आंसर करेंगे जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ ओड। अगर ओड की हम बात करें तो इसमें कौन सा रेफरेंस करेक्ट नहीं है, मैं समझाया था, इनकोवेस्टिक मतलब होता है किसी चीज की प्रेज करना, तो प्रेज करने की बात करें तो सही है, ओके। यहाँ पर लिखा गया है इरेगुलर ओड जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किए, किसने, थॉमस क्रे ने नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं। पैशन होता है, इससे वर्डनेस होती है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करी जाती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पिंडारी ओड में होलिशन ओड में लैंग्वेज क्या होती है, चीजें काम होती है, मेडिटेटिव होती है। और पिंडारी जो ओड होते हैं रिटन किए जाते हैं प्रेज करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करना, ये सही है, सही है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी को हम हटा देंगे यहाँ से, एलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 85 आंसर करिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शन। अब सीरियस है, इंपॉर्टेंट एक्शंस है, तो कौन सी होगी टर्म? देखिए यहाँ पर ट्रेजरी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ट्रेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 अ डी बेस फॉर्म, ये फॉर्म ये टाइम में चेंज ना करना याद रहता, फॉर्म है ये, ठीक है, पीडीएफ में करेक्ट कर देना आपने। अ डी बेस फॉर्म ऑफ ट्रेजरी इज नोन एज, तो डी बेस फॉर्म कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड यहाँ पर मेलोड्रामा, मेलोड्रामा को हम डी बेस कहेंगे, यानी कि थोड़ा सा लो, उसको कहेंगे कि थोड़ा सा लो क्वालिटी कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर करिए, डोरियन एंड पिंडारी जो है ये टाइप है किस चीज के, आंसर करेंगे, आंसर करिए फटाफट से, ठीक है। और के एग्जांपल है, बहुत ही इजी है, तो डोरियन भी ध्यान रखना, समटाइम कुछ पिंडारी ना लिखा है तो डोरियन वगैरह लिखा आ जाए तो बता देना डोरियन भी किसका है, और का ही एग्जांपल है, मतलब और का ही नाम है। 88 आंसर करेंगे कि इट वाज थॉमस वॉट एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ 16th सेंचुरी। इन लोगों ने 16th सेंचुरी में एक यहाँ पर एक फॉर्म है पोएट्री की, वो इंट्रोड्यूस कराई, तो उस फॉर्म क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगा, सोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, ओके, क्या करेक्ट होगा आप लोगों का यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट द ग्रीक फॉलोड, ग्रीक की बात चल रही है यहाँ पर, टाइम प्लेस पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिटीज की बात चल रही है, कौन कौन सी यूनिटीज है, टाइम प्लेस और एक्शन, एक्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अलेक्जेंड्राइन इज अ, अलेक्जेंड्राइन लाइन की बात चल रही है, ठीक है, तो कहां पर यूज की जाती है बताइए फटाफट से, कहां यूज की जाती है, कैरेक्टर राइम रॉयल फेवरेट टॉपिक, नो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा, पेंसिल स्टैंडर्ड और भी 9th लाइन। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर करेंगे लायरे, ठीक है, लायर वर्ड है, आफ्टर व्हिच लिरिक यहां पर बताएंगे कि इज एक्चुअली, तो आप स्पेशली बताएंगे कि अरेंजमेंट ऑफ ट्यून या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, या म्यूजिकल कंपोजिशन, क्या होगा यहां पर आंसर आप होगा, तो यहां पर इसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे आप, जिससे लिरिक वर्ड निकल के आया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करेंगे, 92 इज फार्स, फार्स इज आल्सो अ डी-बेस्ड फॉर्म ऑफ कॉमेडी, इज एन एग्जीक्यूटेड फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो बताइए ये किसकी एग्जीक्यूटेड फॉर्म है यहां पर, मैं तुम्हें बताइए आपको, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, लेकिन ये फार्स में क्या आएगा, आपको कॉमेडी में नहीं लेके जाएंगे बिल्कुल, है ना, आप इसको लेके जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में जो आंसर आया है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए ट्रेजेडी कॉमेडी, ठीक है, कॉमेडी के अंदर भी पहले ट्रेजेडी कॉमेडी में जाएंगे और ट्रेजेडी कॉमेडी के अंदर भी आपको फास्ट को डिफाइन करना है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऐसा ही आपके प्रीवियस ईयर में आंसर करेक्ट पाया गया है। क्वार्टोस एंड फोलियोस आर टर्म्स एसोसिएटेड विद, कुछ टर्म है क्वार्टोस फोलियो, ये पब्लिश हुए, ठीक है, ये क्या है मतलब बताइए, परफॉर्मेंस है, क्रिटिसाइजिंग है, राइटिंग है, या फिर ये प्रिंटिंग और पब्लिकेशन का एक टर्म है, बिल्कुल ये है प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, कि क्वार्टोस में पब्लिश हुआ, शेक्सपियर के पहले वर्क जो थे, फिर उसके बाद में उनके फोलियोस आए, ओके, तो प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून अकॉर्डिंग टू पोएटिक्स, पोएटिक्स रिटन बाय अरिस्टोटल, एंड अरिस्टोटल रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून या फिर रिवर्सल ऑफ सिचुएशन किसे कहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 95 आंसर करेंगे, अ मीटर इन व्हिच एन अनअसेंडेड सिलेबल प्रीसीड्स द असेंडेड सिलेबल, फर्स्ट अनअसेंडेड है और फिर है आपका असेंडेड, ठीक है, तो फिर असेंडेड लगा दीजिए, इसको मान लीजिए कि अनस्ट्रेस्ड है और फिर स्ट्रेस्ड है, तो क्या होगा आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी आयम्बिक। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 96 a stanza of 8 iambic pentameter on the pattern of AB 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 CC is known as, अब तो तुम लोग बता दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अगेन स्पैन से नहीं सेकंड 8 लाइन है, सॉरी मुझसे गड़बड़ होती है, 8 iambic pentameter लाइंस है, लेकिन ये किस पैटर्न में है, एक ही लाइन से यहां पर, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि इसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड के अंदर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो फुल टोटल स्टैंडर्ड होता है, तो ये ऐसे होता है, ये मैंने पढ़ाई भी तो मेरे दिमाग से गया, AB 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 एंड फिर C C इज नोन एज, इसको ओटावा रिमा कहते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं किसकी, एक लाइन स्टैंजा, ओके, वैसे तो आयमिक पेंटामीटर वहां भी यूज होता है, लेकिन आप बताइए एक लाइन के स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, एक लाइन का होता है, तो क्या हम उसे सेस्टेड बोलेंगे, ऑक्टेव बोलेंगे, इसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है, अगर ऑक्टेव भी आता है तो उसको भी ध्यान रखेंगे, बस इसमें राइमिंग स्कीम का अंतर है, जो ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम होती है वो होती है एबी एबी, ठीक है, एबी ओफो एबी बी ए एबी बी ए, ठीक है, ये राइमिंग स्कीम होती है इसकी, ओके, इसे कंसीडर मत करना, ये चीज ध्यान रखना। और जब हम बात करते हैं ओटावा रिमा की, तो इसमें होती है एबी 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 और फिर सीसी, ठीक है, तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है राइमिंग स्कीम का, इसको ध्यान रखेंगे। और ऑक्टेव जो है आपको कहां पर देखने को मिला, कहां पर देखने को मिला, स्पेशली आपके जो पेट्रागोन सोनेट है उसका जो फर्स्ट स्टैंजा होता है तो उसको हम ऑक्टेव ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर करेंगे, हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, हेप्टामीटर के अंदर कितनी लाइन होती है, हेप्टामीटर बताएं, 5 मेट्रिकल फीट या 6 हेप्टा, हेप्टा मतलब कि यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 मेट्रिकल लाइन, 6 को कहते हैं हम हेक्सा, 5 मीटर पैंटा और 8 मीटर लाइन होती है आपकी ऑक्टा, ठीक है, ऑक्टा मीटर।
नेक्स्ट 98 एन आइडियल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट अ, एक आइडियल है, बताइए स्पेशली, मैंने आपको बताया बताइए, चाहे बुकॉलिक बोले, आइडियल बोले, रूरल बोले, तो किस बारे में बात चल रही है? ओके थैंक यू छाया, अच्छी बात है कि आपकी हेल्प हुई है, ठीक है, किसी गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड मॉर्निंग का टाइम है, बताए आंसर करिए यहाँ पर। तो ये होगा आपका, स्पेशली ध्यान रखेंगे जो पिकारिस कंट्री लाइफ, कंट्री मतलब कि गांव देहात की लाइफ, ये वाला कंट्री है, ठीक है, और पिकारिस मतलब है कि स्पेशली कैसा कि आप नॉन फॉर्मल वे में देखेंगे जैसे हम पिकारिस नॉवल पढ़ते हैं, ओके, इसमें स्पेशली क्या किया जाता है कि आपके सामने पूरा पूरा पिक्चराइजेशन किया जाता है, कहाँ का एक पीसफुल लाइफ, कहाँ की विलेज वगैरह एरिया की, या फिर हो सकता है किसी फॉरेस्ट वगैरह एरिया की जा रही हो, तो पूरा पूरा पिक्चराइजेशन किया जाता है इसके अंदर। 98 का आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिल्कुल नहीं हो सकता, आइडियल जो है आपका, ठीक है, पैनोरामिक व्यू ऑफ नेचर, तो स्पेशली व्यू ऑफ नेचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पिकारिस तो सिटी लाइफ, तो ये सब इंकरेक्ट करेंगे, कंट्री लाइफ आप बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 99 इन 1817 रिव्यू, 1817 में एक रिव्यू आता है ऑफ कॉलेज बायोग्राफी लिटरेरिया, ठीक है, तो ये रिव्यू आया जब फ्रांसिस जेफरी है कॉइन द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट, इन्होंने एक टर्म कॉइन की लेक स्कूल ऑफ पोएट, तो बताइए इस टर्म को क्लैरिफाई करिए, लेक स्कूल ऑफ पोएट, तो इसमें कौन है आपके वर्ड्सवर्थ है, कॉलेज है, और कौन है आपके साउदी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो लेक पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है इन ड्रामा एंड असाइड इज एड्रेस, असाइड को डिफाइन करिए, और हमेशा ऐसे ही आता है, ज्यादातर जितनी भी तरीके से आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो मुझे डिफाइन करिए असाइड को फटाफट से। ओके चलो आंसर करो यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, ऑडियंस को बाय एन एक्टर, द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हर्ड बाय द अदर एक्टर, जो बाकी और परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्ले को परफॉर्म कर रहे हैं एक्टर स्टेज पे, वो अपने को ऐसे ही एक्टिंग करते रहते हैं, जो पर्सन है वो सीधे आपके साथ में ऑडियंस के साथ में क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा, यानी कि वो क्या करने वाला है आपके साथ में एक कन्वर्सेशन करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, तो एक्टर्स ऑन द स्टेज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, ये वाली लैंग्वेज याद कर लेना, एक दो तरीके से जैसे भी पूछा जा रहा है वो सब है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ऑकर्स इन, यानी कि हमने अभी हाफ अपना करा है, ठीक है, हाफ हमारा हो गया है, बट अभी हाफ और खींचना है, बहुत जल्दी से करते हैं, ठीक है। द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ऑकर्स इन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहां पर देखने को मिला आपको, तो ये ध्यान रखेंगे बायोग्राफी लिटरेरिया रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज द फॉलोइंग राइम स्कीम, शेक्सपियर सोनेट की राइम स्कीम बताएंगे फटाफट से, आंसर करें, चलिए ध्यान रखें ताकि हम आधे घंटे में फिनिश कर दें हमारे 100 क्वेश्चंस, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का, शेक्सपियर सोनेट है तो हम शुरू करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी जी, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, 3 क्वार्टेट्स यूज हो गए एंड 1 कपलेट यूज हो गया, ठीक है, राइम स्कीम ये यूज होगी। नेक्स्ट 103 आंसर करेंगे, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको मैप वगैरह बना के समझाया है, अब मेरे साथ मैप बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, ये एक आपको ट्रायंगल हमने बना लिया, तो बताइए जब कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस होती है, कोई भी प्ले लिखा जा रहा है, ओके, यहाँ पर पढ़ लीजिए पहले सीक्वेंस इन व्हिच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आर स्ट्रक्चर्ड यूज द कोड गिवन बिलो, बताइए सबसे पहले क्या आता है, देखिए क्लाइमेक्स लिखा हुआ है, तो क्लाइमेक्स को ले जाएंगे हम यहाँ पर, यानी कि ये जो पीक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स, ओके, एक हमें दिया हुआ एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन किस तरह आता है, सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है, सबसे पहले एक्सपोज किया जाता है किसी चीज को, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। डेन्यूमा कहां आता है, सबसे लास्ट में आता है, फाइनल रिजोल्यूशन इज कॉल्ड डेन्यूमा, ओके, और कॉन्फ्लिक्ट आपको ज्यादा राइजिंग एक्शन में मिलेगा, राइजिंग एक्शन होते हैं, यहां होते हैं फॉलिंग एक्शंस, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एनी ड्रामा, ओके, तो इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखते हुए हमने पाया सबसे पहले कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, तो यहां पर आपको देखिए अरेंजमेंट जो 3 है, 3 आ गया एक्सपोजिशन सबसे पहले, ओके, एंड इसके बाद 2 है आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यानी कि राइजिंग एक्शंस में होगा, और इसके बाद आपके पास में क्या आएगा यहाँ पर, फिर 4 है क्लाइमेक्स आ गया, और ये अब आपको ये मैप आता है बनाना, ठीक है, तो चाहे ये लोग कैसे भी आपसे पूछ ले आप आंसर सही ही देंगे, 3 2 4 1, ओके, 3 2 4 1, ओके, एक्सपोजिशन कॉन्फ्लिक्ट क्लाइमेक्स डेन्यूमा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं, राइजिंग एक्शंस में तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तभी तो कुछ समस्याएं होंगी, किसी से आर्गुमेंट होगा, किसी चीज से परेशानी होगी, और यहाँ फॉलिंग एक्शन क्या होता है, इसमें चीजें सुलझनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। चलो 104 आंसर करेंगे, द टर्म कर्टन सोनेट वाज कॉइन्ड बाय, कर्टन सोनेट जो है यानी कि कर्टन सोनेट आपको पता होगा कि कंसाइज फॉर्म ऑफ सोनेट, तो इसमें आप मुझे बताएंगे स्पेशली किसका नाम लेंगे आप, जी.एम. हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जी.एम. हॉपकिंस, कर्टन सोनेट, जिसके अंदर आपको कितनी 11 लाइन देखने को मिलती है, लेकिन ये 11 लाइंस में वैसे तो 11 लाइन ही लिखा हुआ मिलेगा ज्यादातर आपको, लेकिन अगर और डीपली पूछ लिया जाए, अगर वहां पर 10 एंड हाफ लिखा हुआ हो, ठीक है, और या फिर लिखा हुआ हो कि जो 11 लाइन होती है वो क्या होती है, टेल पीस होता है, तो भाई उन्हें भी कंसीडर कर लेना, ठीक है, उसके अलावा कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं होगी आपको, तो यहाँ पर जी.एम. हॉपकिंस इज द करेक्ट आंसर। 105 इडियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन एसे, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक टर्म होती है, ठीक है, जिसमें स्पेशली क्या किया जाएगा, जैसी भी सिचुएशन है जैसी भी सिचुएशन है, ओके, लवेबल सीन दिखा रहे हैं तो आपको उसी तरह का ही स्टेज पे इन्वायरमेंट होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, अगर कोई वॉच वगैरह गोथिक वगैरह कोई मूवी चल रही है तो वहां पर आपको कैसा होना चाहिए, हॉरर वगैरह टेरर वगैरह ऐसी साउंड्स ऐसी चीजें अंधेरा वगैरह क्रिएट करना होता है, तो ये मैंने कहां पर अपने एक ऐसे हैमलेट के अंदर ये टर्म डिफाइन की है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हैमलेट। 106 एंड एपिलॉग, हैमलेट किसने लिखा है, ट्रेजेडी की अगर हम बात करते हैं तो वो किसने लिखी है, फिर वहां पर वो हम बात करेंगे स्पेशली विलियम शेक्सपियर की, बट ये जो हैमलेट है, ठीक है, टीएस 8 की बात चल रही है यहाँ पर कैसे है। एपिलॉग की बात करिए, एपिलॉग जो होता है क्या होता है, देखिए सब प्रीफिक्स तो नहीं होगा, पहले तो नहीं फिक्स किया जाएगा ना, पहले फिक्स किया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड प्रोलोग, उसको हम प्रोलोग बोलेंगे, सफिक्स हो सकता है बाद में टू अ टेक्स्ट व्हिच इट सम्स अप और एक्सटेंड, है ना, क्योंकि वो कितना कंबाइन अप कर रहे हैं क्लास को, कुछ लास्ट वर्ड्स आप बोल रहे हैं, या फिर अ पीस ऑफ राइटिंग दैट फॉर्मली बिगिंस अ बुक, तो ये बिगिन में नहीं, फिर से बिगिन नहीं होगा, अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट बियर्स नो रिलेशन टू द टेक्स्ट एट हैंड, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शुरू में या बाद में कुछ वर्ड्स दे रहे हैं यहाँ पर, तो नहीं हो सकते, तो ये सफिक्स होता है, यानी कि एट द एंड ऑफ द प्ले और लिटरेरी वर्क, तो ये एपिलॉग को हम क्या करते हैं बाद में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर करेंगे, व्हाट इज द मोस्ट हेरोइक पोएम, अ मोस्ट हेरोइक पोएम इज, डिफाइन करिए इसको, मोस्ट हेरोइक पोएम डिफाइन करेंगे, pretension is quiet in critics, heroism executive virtue in all epics, नहीं, use a heroic style to deride airs and affectations, use a mocking style to deride heroes and hero worship, नहीं, hero worship नहीं, बल्कि स्पेशली यहाँ पर एक क्या किया जाता है, use of heroic style of deride airs, deride airs का मतलब यहाँ पर ये है कि स्पेशली आप क्या कर रहे हैं, दूसरे की को जो बात आप कह रहे हैं, एक तो सटायर वे में उसको कह रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा